वो गहरी नींद सो रही थी जब उसे अपने हाथ किसी की मजबूत गिरफ्त में महसूस हुए, लेकिन ज्यादा नोटिस न लेते हुए वो दोबारा नींद की वादियों में उतरने लगी। जब उसे अपनी गर्दन पर जारहाना लम्स महसूस हुआ, वो मजीद इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती थी। आंखें खोलते हुए उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर झुके ताशफीन को देखा था, जो शायद उसी के जागने का इंतजार कर रहा था। एक झटके में वो उसके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता पीछे की तरफ खींच चुका था। उसका अंदाज जारहाना था। वो हैरत से उसे देखती रह गई। ताशफीन, तकलीफ से उसने अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके हाथ को एक झटके में पीछे की तरफ करता अपनी गिरफ्त में ले चुका था। छोड़े ताशफीन, अपनी गर्दन पर उसके लबों का जारहाना लम्स उसे तड़पा कर रख गया था। उसने तड़पते हुए उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश की थी। क्यों क्यों छोड़ूं तुम्हें, ताकि तुम अपने इस भाई के साथ मिलकर मुझसे दूर जाने की प्लानिंग कर सको। क्या कह रही थी? जो मेरा भाई चाहता है वो होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं वो होने दूंगा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती ना, तो फिर तुम्हें मारकर खुद को गोली मार दूंगा। दोनों मर जाएंगे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे भाई की बात मानकर तुम्हें छोड़ दूंगा। आखिरी सांस भी तुम मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने, मेरी बाहों में लोगी। ताशफीन प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़े मुझे, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। वो उसकी शिद्दतों से घबराती, अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली थी, जबकि वो तो सिर्फ उसके फड़फड़ाते हुए लबों को देख रहा था। उसके हाथ आहिस्ता से उसके बालों से पीछे हटे थे, जबकि अब वो उसके थरथराते नाजुक लबों की तरफ आया था। उसके हाथों की उंगलियां बेबाकी से उसके नाजुक, उसकी शिद्दत से सुर्ख हुई पनखुलियों पर सरसराने लगी थी। उसने आहिस्ता से उसके निचले लब को अपनी दो उंगलियों में दबाते हुए अपने लबों में भर लिया था। अजीब दीवानगी छाई हुई थी उस पर। वो जैसे कितने बरसों से प्यासा था, और आज वो अपनी प्यास अपने अंदाज में बुझाना चाहता था। कहने को ये सिर्फ 3 दिन की दूरी थी, लेकिन इन 3 दिनों में वो उसकी अहमियत को समझ गया था। उसके बिना वो सांस नहीं ले सकता था। जिंदगी गुजारना तो दूर की बात थी, और इस लड़की की हिम्मत की वो दाद देता था, जो उसके सामने उसका साथ देने के बजाय अपने भाई को चुन गई थी। उसे असल तकलीफ तो यही थी कि वो उसके साथ वापस चलने के बजाय उसे जिद दिला रही थी। उसकी सांसें बंद हो रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन ताशफीन पर तो जैसे जुनून सवार था। वो उसकी सांसों को कैद किए उसे तड़पा रहा था। वही तड़प जिसमें वो पिछले 3 दिनों से खुद मचल रहा था। वही तड़प वो उसके रग रग में भर देना चाहता था। जो सजा उसने पिछले 3 दिन में उसके बिना रहकर काटी थी, वही सजा वो उसके वजूद में थकान बनाकर उतार देना चाहता था। अपनी पीठ पर वो उसके नाजुक हाथों के मुक्कों को सुकून से बर्दाश्त कर रहा था, जैसे उसे उन्हीं की तलब हो। ताशफीन, सांसों की आजादी पर वो पीछे हटते हुए उसे धक्का देती, खुद से दूर करने लगी थी, जबकि वो बेड पर लेटते हुए एक बेबाक कहा लगाता उसकी हालत को एंजॉय कर रहा था। क्या हुआ बेबी? बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी शिद्दतें? या फिर भूल गई हो मेरी दीवानगी इन 3 दिनों में? वो एक झटके में वापस उसे अपने करीब कर चुका था। उसका बेबाक हाथ उसके कमर पर गर्दिश कर रहा था, जबकि वो रूठी नाराज नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। ये नखरे मत दिखाना मुझे। अपनी गलती को कबूल करने के बजाय मुझे नाराजगी दिखा रही हो। वो उल्टा उस पर बरस पड़ा था। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या? मैंने इस रोज को अपने साथ इतना फ्री किया था कि वो आकर मुझे प्रपोज करे। अगर इस औरत के बजाय मुझे कोई लड़का इस तरह से प्रपोज करता, और मैं उसकी इज्जत की खातिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, तो आप हंसकर बर्दाश्त कर लेते। उसके कंधे पे हाथ मारते हुए वो उसे खुद से दूर करती पूरी तरह मुजामत कर रही थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इधर पास आओ मेरे। पहले मेरी तड़प खत्म करो। जानती हो 3 दिन से क्या हाल है मेरा? वो उसे अपने करीब करते हुए कहने लगा। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। हटे पीछे। ताशफीन, इस वक्त मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली, और ना ही मुझे आपके साथ अब रहना है।
वो अपनी बात दोहराने लगी थी। जब वो एक बार फिर से उसे खींचकर अपनी बाहों में कैद करता, उसके लबों पर झुक गया था। वही शिद्दत भरा अंदाज बर्दाश्त करती वो लम्हे में बेहाल हुई थी। लेकिन यहाँ कौन था जो उसकी हालत पर तरस खाता? वो तो बस उसे उसकी बातों की, उसके लफ्जों की सजा दे रहा था। उसके लबों को आजादी बख्शता वो उसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। उसके दिल की तलाश में वो अपने अंगूठे से उसकी पिछली गर्दन पर बेबाक छू रहा था। ताशफीन प्लीज, दूर हटें। वो बड़ी मुश्किल से उसे कंधों से हटाती बेड से उठ गई थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर अचानक होने वाली दस्तक ने उसे आगे कदम उठाने से रोक दिया था। जबकि वो परेशान सी दरवाजे की तरफ देखने लगी। इस वक्त कौन आ सकता है इस कमरे में? अल्लाह, वारिक भाई ना हो। अगर वो हुए तो क्या सोचेंगे? वो कौन होता है कुछ सोचने वाला? ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे उसे तो मैं खुद देख लूंगा। वो कहते हुए अपने बाजू फोल्ड करता बेड से उठा था, जब उसने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। पागल हो गए हैं आप? दिमाग खराब है आपका? इस तरह से बाहर जाएंगे? मेरी बदनामी करवानी है। अगर बाहर खाला हुई तो कल रात भी वो सदफ आप ही के साथ उनके कमरे में नहीं रही थी। वो यहाँ मेरे कमरे में रही थी। क्या क्या सोचेंगी वो कि आपको मैंने यहाँ इस कमरे में बुलाया है? वो परेशानी से उसे बताने लगी थी। तो क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? बता नहीं सकती कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ? उसके डरपोक अंदाज पर वो गुस्सा होने लगा था। इतनी मुश्किल से तो वो उसे लोगों से बात करने के काबिल बना रहा था। सबके सामने अपने दिफा में बोलना सिखा रहा था। और यहाँ आकर वो फिर से भीगी बिल्ली बनने लगी थी। ये आपका न्यूयॉर्क नहीं है ताशफीन। ये पाकिस्तान है। और यहाँ इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है। आप यहीं रुकें। मैं देख कर आती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। वो उसे देखते हुए बोली। जो भी है उसे जल्दी फारिग करो। और वापस आओ। मेरे टाइम से एक सेकंड भी मैं तुम्हें किसी दूसरे पर बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। वो उसे भेजते हुए अपनी शर्ट लम्हों में उतारकर सोफे पर फेंक चुका था। जबकि उसकी इस बेबाक हरकत पर वो उसे घूर कर रह गई, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। अगर वो इस वक्त कुछ भी कहती तो ताशफीन ने किसी का भी लिहाज नहीं करना था। वो तो यहाँ आया भी उसकी जात पर एहसान करके था, ना कि अपनी किसी गलती की माफी मांगने के लिए। जम गई हो क्या? जल्दी फारिग करो। वो उसे दरवाजे पर खड़े देखकर पीछे से गुर्राया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि उसके कमरे से आवाज बाहर नहीं जाती थी, वरना बाहर खड़ा शख्स समझ जाता कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। उसने दरवाजा खोला तो बाहर छोटू हाथ में छोटा सा तकिया पकड़े खड़ा था। जानू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो परेशानी से उसे देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुकी थी। जबकि ताशफीन भी कमरे के बाहर बच्चे को खड़े देखकर सामने आ गया था। वो अहमद मुझे डरा रहा है। मुझे अम्मा के पास जाकर सोना है। लेकिन अहमद कहता है कि नीचे चुड़ैल खड़ी है सीढ़ियों पर। आप मुझे छोड़कर आओ ना अम्मा के कमरे में, या फिर मैं आपके पास सो जाऊंगा। वो उसके कंधे पे अपना सर रखता, नींद से भरी हुई आवाज में बोला था। खुदाया, ये अहमद का बच्चा भी ना। कहाँ खड़ी है चुड़ैल सीढ़ियों पर? कुछ भी नहीं है। आप आराम से चले जाओ मेरी जान। वो उसके दोनों गाल चूमते हुए बहुत प्यार से समझा रही थी। उसका इरादा तो ना था उसे भेजने का, लेकिन ताशफीन के गुस्से को भी वो समझ चुकी थी। नहीं है, मैंने देखी है खुद। वहां नीचे खड़ी है आधी सीढ़ियों पर। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। वो मासूमियत से उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना चुका था। ये गंदे वाले भैया आपके कमरे में क्यों आए हैं? इन्होंने वारिक भाई को मारा। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनको कमरे से निकाल दो। छोटू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था, जब उसने पीछे खड़े ताशफीन की तरफ देखा था। छोड़ के आओ जल्दी से इसे इसकी अम्मा के पास। वो वापस आते हुए कमरे में बेड पर बैठ गया था, जबकि वो भी छोटू को लिए अंदर आ गई थी। मैं कैसे छोड़ के आऊं? सुना नहीं आपने? सीढ़ियों पर चुड़ैल खड़ी है। वो परेशानी से उससे कहने लगी थी, जबकि ताशफीन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। मतलब कि वो भी छोटू जैसी ही थी। इंतहाई डरपोक। इस बड़े वाले बच्चे ने इस छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोला है।
उसने समझाने वाले अंदाज में कहा था, जबकि वो नफी में सर हिलाती छोटू को अपनी बाहों में भरते हुए उस पर कंबल करने लगी। क्या कर रही हो तुम ये? वो कंबल हटाते हुए गुस्से से बोला था। उसे हरगिज मंजूर ना था कि वो ये रात यहाँ इस छोटू को अपने साथ सुलाकर बर्बाद करने वाली है। देखें, हम दोनों को नीचे सीढ़ियों पर जाते हुए डर लगता है, इसीलिए छोटू मेरे पास सोएगा। वो मासूमियत से उसकी तरफ देखकर बोली थी, जबकि वो अगले ही लम्हे छोटू को उठाते हुए कंधे से लगाता कमरे से निकलने लगा था। जब छोटू ने रोना शुरू कर दिया, छोड़ने जा तो रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? वो बेहद गुस्से से बोला था। मेरा तकिया, वो भी इंतहाई गुस्से से उस पर गुर्राया था, जैसे उसे कमरे में छोड़कर वो उस पर एहसान ना कर रहा हो, बल्कि उन दोनों को उनके कमरे में तन्हा छोड़ना छोटू का उन पर एहसान हो। वो जल्दी से वापस कमरे में आते हुए छोटा सा तकिया उठाकर उसे देता, वापस कमरे से निकलने लगा था। लेकिन जाते जाते उसे धमकी लगाना नहीं भूला, दरवाजा बंद करने की गलती हरगिज मत करना। कमरे की चाबी मेरे पास मौजूद है, और अब यहाँ बैठकर अंदाजे मत लगाना कि चाबी मेरे पास कहाँ से आई। नीचे जो दीवार है, वहाँ सारे कमरों की चाबियां लगी हुई हैं। वो बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया था, जबकि वो दरवाजा बंद करने के बारे में अभी सोच ही रही थी। सिर्फ सोचती ही रह गई। कमरे पर दस्तक होते ही इब्राहिम ने उठकर दरवाजा खोला था, लेकिन ताशफीन को खड़े देखकर जरा परेशान हुए। उसने शर्ट तक नहीं पहन रखी थी। वो इस तरह आधा नंगा पूरे घर में घूम रहा था। आपके बड़े वाले बच्चे ने छोटे वाले का दिमाग खराब कर दिया है। इस साहबजादे को सीढ़ियों पर चुड़ैल खड़ी नजर आ रही है। वो उसे फेंकने वाले अंदाज में इब्राहिम को दे रहा था। अरे, मेरा बच्चा डर गया, वो उसे अपने साथ लगाते हुए हंसते हुए बोले थे, जबकि ताशफीन वहीं से पलटने लगा। छोटू, आपने थैंक यू बोला भैया को? भैया इतनी रात को अपनी नींद खराब करके आपको छोड़ने के लिए आए हैं। इब्राहिम ने बड़े प्यार से छोटू को मुखातिब करते हुए कहा था। ये बहुत गंदे वाले भैया हैं, इतने गुस्से से मुझे छोड़ने के लिए आए। मेरा तकिया भी ऊपर तनाशो आपू के कमरे में छोड़ के आए थे। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैं इनको थैंक यू भी नहीं बोलूंगा। वो मुंह बनाते हुए सारा राज फाश कर गया था। ताशफीन ने उसे देखा था, मतलब वही था जो उसे बच्चा समझ रहा था। ये बच्चा किसी जिन से कम नहीं था। तनावुश के कमरे में इब्राहिम साहब ने उसकी बात दोहराई थी, जबकि वो कंधे उचका गया। यहाँ मैं अपनी बीवी के लिए आया हूँ, आपके लिए तो आया नहीं होगा, और ना ही आपका ये लाडला मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे कमरे में आया होगा। फिक्र मत करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हो सकता है कि कल ही मैं तनावुश को लेकर यहाँ से निकल जाऊं। वो अपनी बात मुकम्मल करता वापस जा चुका था, जबकि इब्राहिम साहब उसके जाने का सुनकर ही परेशान हो गए थे। वो कमरे में वापस आया तो वो वहीं बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद करते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था। आप इस तरह शर्ट के बगैर नीचे गए थे? वो परेशानी से उससे पूछने लगी थी, जैसे जानती ही ना हो। हालांकि उसके कमरे से जाते ही वो शर्ट सोफे पर पड़ी देख चुकी थी। नहीं, वो जो सीढ़ियों पर खड़ी चुड़ैल थी ना, उसने शर्ट मुझे दे दी थी। वो उसके करीब आते हुए एक झटके में उसका बाजू थामता, उसकी गर्दन से दुपट्टे को निकालकर दूर फेंक चुका था। आपने तायाजान को बताया तो नहीं कि आप यहाँ मेरे कमरे में हैं? वो परेशानी से पूछने लगी थी। यही सवाल तो उसे तंग कर रहा था। मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे इस जानू ने बता दिया जिसे तुम चूम रही थी। उसके लबों को अपने हाथों से छूते हुए वो अपनी जलन उस पर बयान कर गया था। वो क्या सोच रहे होंगे? वो परेशान हुई थी, जबकि उसकी परेशानी की उसे परवाह ना थी। कल हम दोनों वापस जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे तायाजान को भी बता दिया है। वो उसकी गर्दन को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बता रहा था। लेकिन मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ताशफीन। वो उसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रही थी। स्टॉप इट तनावुश, मैं तुम्हें बता चुका हूँ सारी बात। अब तुम्हारी इस जिद का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं कल ही वापस जाने का इंतजाम करूंगा। मैं एक सेकंड उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता।
वो उसकी तरफ देखते हुए एक झटके में उसे बेड पर गिरा चुका था। आप उन लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ हैं। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे मेरे ही घर में रहना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं। वो उसके कंधे पे हाथ रखते उसे खुद से दूर कर रही थी, जबकि वो उसके हाथों को कैद करता, उसकी गर्दन को बेबाकी से अपने लबों से चूमने लगा था। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी इस फजूल जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और कल अपने भाई के सामने तुम खुद अपनी जबान से कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ वापस जाना है। वरना आज सांस लेने की इजाजत दे दी, दोबारा इस गलती पर सारी जिंदगी के लिए सांसें छीन लूंगा। वो धमका रहा था, आप मार डालें मुझे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो जिद पर अड़ी हुई मुसलसल मुजामत कर रही थी, जबकि उसकी सारी मुजामतों को अपने लिबों में कैद करते हुए वो उसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था। बेकार है ये सारी मुज़ाहमतें। मैं किसी दिन तुमसे सांसें ही छीन लूंगा। जो तुम मुझसे दूर होकर जीना चाहोगी, वो लम्हे ही छीन लूंगा। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। मेरे बिना तुम्हें सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। उसके लबों पर अपने लब रखते हुए वो शिद्दत भरा अंदाज अपनाए हुए था। वो उसकी सांसों को कैद करता, उसके कंधे से शर्ट सरकाता, जारहाना अंदाज में उस पर अपनी शिद्दतों के लम्स से बिखेरने लगा। वो उसकी शिद्दतों से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक? उसकी सारी मुज़ाहमतें ताशफीन ने अपनी बाहों में कैद कर रखी थी। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। वो उसकी धड़कनों पर अपना नाम लिखता, उसकी और अपनी जान एक कर चुका था। वो नमाज पढ़ के फारिग हुई तो नजर बेड पर बेसुध पड़े ताशफीन की तरफ गई थी। वो शर्टलेस आराम से बेड पर पड़ा हुआ था। दुनिया जहान की कोई परवाह ना थी। बस अब वो सुकून में था, सारी रात उसका सुकून तबाह करके। बहुत सारी दुआएं मांगने के बाद वो उसके पास बैठते हुए उसके सीने पर फूंक मारती, उसके माथे पर नरमी से अपने लब रख गई थी। वो सोते हुए बहुत मासूम लगता था, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह। लेकिन ये छोटा सा बच्चा उसे तंग भी बहुत करता था। कल रात उसने उसे एक सेकंड के लिए भी सोने ना दिया था। अपने मुताबिक तो वो उसकी अक्ल ठिकाने लगा चुका था, जबकि सुबह उसे अपनी बाहों से आजाद करते हुए भी उसने साफ अल्फाज में कहा था कि वो वापस जाने वाले हैं, वो भी आज ही। वो यहाँ पाकिस्तान में रहने नहीं आया, और ना ही वो उन लोगों के बीच में रह सकता है। इसीलिए वो अपनी तैयारी पकड़े। उठ जाए ताशफीन, बहुत वक्त हो चुका है। देखें, 5:30 बजने वाले हैं। जल्दी से उठें और यहाँ इस कमरे से निकलें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको इस कमरे में देख ले। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करता, उसे एक झटके में अपने साथ बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर अपना वजन डालता, उसे खुद में कैद करने लगा। और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम मुझसे दूर जाओ। ये लम्हे मेरे लिए बहुत खास हैं। उसके लबों को चूमते हुए वो एक बार फिर से उसके दिलनशी वजूद में खोने लगा था। अभी 1 घंटा पहले ही तो उसने अपनी जान बख्शवाई थी, और फिर से पकड़ी गई थी। नहीं ताशफीन, छोड़े मुझे, समझने की कोशिश करें, आपको इस कमरे से जाना होगा। वो बोल ही रही थी, जबकि वो उसके लबों को कैद करता, एक ही लम्हे में उसे बेबस करते हुए उसके होश उड़ाने लगा था। वो उसके लबों पर अपना बेबाक लम्स छोड़ने के बाद उसका रुख बैग की तरफ फेरते हुए अपने दुश्मन जहां को तलाश करता, उस पर अपने जुल्मों की बारिश करने लगा था। और इस मामले में वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपने मासूम दिल को इस जालिम शख्स की कैद से छुड़वा नहीं सकती थी। वो मासूम तो सिर्फ उसके जिस्म पर होने की सजा काट रहा था, जबकि वो उसके दिल को चूमते हुए बेहाल करने लगा था। उसकी शिद्दतों के निशान अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो आंखें बंद करती, उसकी सजा खत्म होने का इंतजार करती रही, जबकि उसकी सजा खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, और इन मामलों में तनावुश को मुजामत करने की इजाजत ना थी। अब वो उसके दिल को नरमी से अपने होठों से सहला रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे से उसको छूते हुए उसकी कमर पर अपने लिबों का लम्स छोड़ता, उसे बेहाल करने लगा था, जबकि वो उसे कुछ भी कह नहीं सकी थी, क्योंकि उसे रोकने का मतलब था उसे गुस्सा दिलाना, और इस वक्त वो उसे गुस्सा दिलाकर हरगिज नाराज नहीं करना चाहती थी। वरना मुमकिन था कि वो यहाँ कोई भी हंगामा कर दे,
और इस वक्त वो सिर्फ रोशनी फैलने से पहले उसे उसके कमरे में भेजना चाहती थी, जो मुमकिन था उसकी बात मानने के बाद, वरना वो अपनी पे आता तो सिर्फ अपनी ही मनवाता था। वो खामोशी से उसकी बाहों में पिघलते हुए उसके जुनून के खत्म होने का इंतजार करने लगी। वो अपनी ही धुन में उसे कैद किए उसके होश उड़ाता चला जा रहा था। उसका मुजामत ना करते हुए अपना आप उसके हवाले कर देना उसे इस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत वक्त लगा था। उसकी आंख खुली तो देखा वारिक अब तक गहरी नींद में था। एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो वो अभी 7:30 बजा रही थी। वारिक को अभी काम पर जाने में काफी सारा वक्त बाकी था, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए उठकर फ्रेश होने चली गई थी। वारिक बहुत देर से रात को सोया था तो यकीनन इस वक्त तक उसकी नींद हरगिज पूरी नहीं होगी। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो वारिक अब भी पुरसुकून नींद ले रहा था। उसने एक दफा फिर से घड़ी की तरफ देखा तो फिर उसे वारिक की नींद में खलल डालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, क्योंकि अब 8 बज चुके थे। सो वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आती, उसके चेहरे पर झुकते हुए अपने बालों से निकलती पानी की ठंडी बूंदों को उसके चेहरे पर एक अदा से छिड़कने लगी। उठ जाए मिस्टर वारिक, आपके बॉस बनने का टाइम शुरू होने वाला है, हस्बैंड बनने का टाइम फिनिश। वो मोहब्बत से उसके मूंछों को ताव देती, उसके करीब से उठने ही लगी थी, जबकि वो उसके दोनों हाथ थामता, उसे फिर से अपनी तरफ खींचकर उस पर झुका था। तो मिसेज वारिक इब्राहिम, अगर आपका शौहर आपका बॉस बनने से पहले थोड़ी देर शौहर बनना पसंद करे तो कोई एतराज तो नहीं होगा आपको। उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ बांधते हुए वो उसका चेहरा अपने चेहरे के बेइंतहा करीब कर चुका था। अगर ऐतराज हुआ तो कोई मसला होगा। वो उसके कंधे पे अपनी कोहनी टिकाते हुए अपने चेहरे को मजीद उसके पास कर गई। सब समझ में आ रहा है, अदाएं दिखाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। वो उसे पीछे गिराते हुए उसके दोनों हाथों को कैद करता बेड पर लगा चुका था। ओहो, आप तो मेरी प्लानिंग ही पकड़ गए, मैं तो फंस गई। उसने खुले दिल से कबूल किया था, जबकि अब वो उसका प्यार अपनी गर्दन पर वसूल करती मुस्कुरा दी थी। गुदगुदी हो रही है मुझे, वो उसे पीछे हटाते हुए खिलखिलाई थी। मायरा, बहुत खुश रहने लगा हूँ मैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। तुम अचानक से इतनी मेहरबान कैसे हो गई हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। वो सीरियस अंदाज में बोल रहा था। आपसे मेरा प्यार हस्म ही नहीं होता, जाएं, पीछे हटें। वो नाराजगी दिखाने लगी, जबकि वो कानों को हाथ लगाता, उसका चेहरा थामते हुए उसके लबों पर झुक गया था। मायरा जो नाराजगी दिखाना चाहती थी, उसकी मोहब्बत भरे अंदाज पर अपनी नाराजगी भुला गई। क्या मतलब इरफान, आप कहीं जाने वाले हैं? ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? वो अपना सामान पैक कर रहे थे जब वो उनसे पूछने लगी। मैं पहले अपने बिजनेस टूर्स के बारे में तो मैं क्या बताता हूँ, जो इस बारे में बताऊंगा, मुझे अचानक ही जाना पड़ रहा है। खुद कल ही खबर लगी है मुझे। सो तुम अपना ख्याल रखना। डैनी यही होगा तुम्हारे साथ, मैंने उससे कह दिया है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम भी अपने अंदाज पर थोड़ा कंट्रोल करना। वो जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, तुम उतना ही उस पर बेफजूल के इल्जामात लगाकर जलील करती हो। अब अगर तुमने मेरे बेटे के साथ इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो याद रखना, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो काफी गुस्से से बोल रहे थे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है उसे इरफान? मैं सच कह रही थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। वो अब भी अपनी बात पर कायम थी। देखो जैन, मेरी बात सुनो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, और डैनी ने अपने एक जानने वाले डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, तो प्लीज उसके साथ वहां चली जाना। क्या मतलब है आपकी इस बात का कि आप मुझे पागल समझते हैं? आपको लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ? वो बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी, जो उसे पागल समझने लगा था। वो 2-3 दफा पहले भी उसे कह चुका था कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। वो उसकी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तुम्हें पागल नहीं कह रहा जैन, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अपना आप संभाल लो। तुम सिर्फ बीमार हो, कोई भी अच्छा डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सकता है। इससे पहले कि ये सब कुछ बढ़ जाए, बेहतर है कि हम इसका अच्छे से इलाज करवा लें। वो उसे समझा रहा था। इलाज की जरूरत है,
मतलब आप मुझे पागल ही समझते हैं। आपका बेटा मुझे पागल कर रहा है और आप मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं। ज़ैन, मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ अपनी मीटिंग की वजह से, और ऊपर से तुम्हारी ये फजूल की बातें। मुझे इस वक्त काम पर जाने दो। वापस आकर हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और हाँ, डैनी जो भी कहेगा तुमने वही करना है। याद रखना, अपनी मनमर्जियां मत करना। डैनी का ये दोस्त हांगकांग से आया है सिर्फ तुम्हारे इलाज के लिए, तो बेहतर होगा कि तुम उससे मिलो और अच्छे से बिहेव करना, डैनी के साथ भी और उसके फ्रेंड के साथ भी। वो उसे समझाते हुए वहां से निकल गए थे, जबकि जैन पीछे बाहर तक उनके साथ आई थी। डैड, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। वो कमरे से निकले तो डैनी उनके गले लगते हुए कहने लगा था, जबकि उसे अपने साथ लगाते वो उसके माथे को चूम चुके थे। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा मेरी जान। अपनी माँ का ख्याल रखना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो प्यार से उसे समझा रहे थे, जबकि डैनी के लब मुस्कुराए थे। उसने एक नज़र जैन की तरफ देखा था, जो उसके इस तरह पर असरार अंदाज में देखने पर घबरा सी गई थी। ऑफ कोर्स डैड, आप फिक्र ना करें। मैं हूँ ना मैम के पास, और मेरे होते हुए भला उन्हें क्या हो सकता है। आप आराम से जाएं और आराम से वापस आएं। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो तसल्ली दे रहा था। मुझे यकीन है मेरे बच्चे। अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। और हाँ जैन, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा फोन खराब हो गया है। पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारा फोन सुबह मैंने फर्श पर टूटा हुआ देखा था। वो उसे बताते हुए घर से निकल गए थे। मेरा फोन कैसे टूट गया? तुमने तोड़ा ना मेरा फोन। तुमने मेरा फोन खराब कर दिया, ताकि मैं अपने शौहर से राबिता ना कर सकूं। सब समझ में आ रहा है मुझे डैनी। तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लोगे तुम? वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, जबकि डैनी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर जाता है। इंसाफ हासिल करूंगा मैं मैम, अपनी माँ के लिए जिसे तुमने मार डाला। ये मत सोचना कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। वो खुलकर सामने आया था, जबकि उसके अंदाज पर वो हंस दी। मुझे कातिल साबित करना चाहते हो? अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहते हो? कैसे दिलाओगे अपनी माँ को इंसाफ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी माँ को मैंने मारा है? जल्द सबूत मिल जाएगा तुम्हें। तुम खुद दोगी सबूत, बहुत जल्द, जब तुम अपनी जबान से कहो कि तुमने ऐसा किया है। वो यकीन से कह रहा था, जबकि उसकी बात पर वो खुलकर हंसने लगी। तुम कल भी बच्चे थे और आज भी बच्चे हो। अपने ख्वाब लेकर अपनी माँ की तरह कब्र में चले जाओगे, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हें सबूत नहीं मिलेगा। मेरे खिलाफ तो वो सबूत ना पेश कर सका जिसके पास सबूत थे। तुम क्या चीज हो? वो गुरूर से कहते हुए अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि उसने उसके अंदाज पर ज्यादा कोई रिस्पॉन्स ना दिया था, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहा था, वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके हर सवाल का जवाब वो इस अंदाज में देने वाला था कि वो कुछ पूछने के काबिल भी न रहती। तनावुश के कमरे से अपने कमरे में वापस आते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए थे। वो अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा था, इरादा शावर लेने का था, जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हो गई। उसने घूरकर उस लड़की को देखा था। ताशफीन, तुम्हारा नाश्ता। सोचा ले आऊं, क्योंकि नीचे सबके साथ जाकर तो तुम नाश्ता करोगे ही नहीं। वैसे तुम अपने लिए कपड़े निकाल रहे हो। लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। सदफ बेबाकी से उसके पास आते हुए कहने लगी थी, जबकि वो अपनी शर्ट के अगले बटन जल्दी जल्दी लगाते हुए उसे मना करने लगा। जरूरत नहीं है मुझे। अगर मदद की जरूरत हुई तो मेरी बीवी ये बगल वाले कमरे में होती है, मैं उसे बुला लूंगा। तुम जा सकती हो यहाँ से। उसने एहतराम वाला सिलसिला रखा ही ना था। अगर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी परवाह होती तो मेरे ख्याल में वो इस वक्त यहाँ होती, ना कि अपने बगल वाले कमरे में। लाओ दो मुझे, मैं तुम्हारे ये कपड़े इस्त्री करके लाती हूँ। वो उसके हाथ से कपड़े लेते हुए कहने लगी थी, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे दिखते होगे। तुम्हारी तस्वीरें एक दो दफा सोशल मीडिया पर देखी है मैंने, लेकिन तुम्हें लाइव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हॉलीवुड का हीरो हो।
वो उस पर बेबाक तबसरा करते हुए उसके सीने को छूने लगी थी। जब तनावुश अंदर दाखिल हुई, उसे ताशफीन के इतना करीब खड़े देखकर तनावुश ने गुस्से से सदफ को देखा था। वो रोज की वजह से पहले ही उससे खफा थी। अब इस सदफ की वजह से कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। वो उसे जरा पीछे हटकर रुका था। सदफ बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, नीचे चलिए, नाश्ता लग गया है। और आपने कौन सी शर्ट इस्त्री करवानी है? ये वाली। इसके आस्तीन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। बहुत शौक है बॉडी की नुमाइश करवाने का। वो शर्ट सदफ के हाथों से लेकर उस पर फेंकते हुए खुद ही उसके लिए शर्ट निकालती उन दोनों के बीच में आकर खड़ी थी। ये वाली ठीक रहेगी। पीछे हटे ताशफीन, रास्ते में क्यों खड़े हैं? और भी काम है मुझे। सिर्फ आपको कपड़े ही नहीं देने। मैंने। वो जल्दी जल्दी उसे पीछे हटाते हुए इस्त्री स्टैंड के पास आती, उसे सदफ से दूर करती, उसकी शर्ट इस्त्री करने लगी थी। तुम उसके काम क्यों कर रही हो? क्या वारिक को पता? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उनकी बीवी मैं हूं तो उनके काम भी मुझे ही करने हैं। और आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? नीचे चलें, जाकर नाश्ता करें। और ये नाश्ता आपको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उसे भी नीचे ले जाएं। मैं और ताशफीन नीचे ही नाश्ता करेंगे। ताशफीन खड़े क्या हैं? जाएं नहाने के लिए। वो जल्दी से जल्दी उसे सदफ की नजरों से दूर हटाना चाहती थी, जबकि वो उसका गुस्सा देखते हुए वॉशरूम में घुस गया था। अब सदफ भी मजीद वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। उसका ही दिमाग खराब था जो अपनी माँ की बात सुनकर यहाँ इस कमरे में चली आई थी। उसकी माँ का मानना था कि मायरा तेज किस्म की लड़की है। वो आसानी से वारिक पर उसे कब्जा नहीं करने देगी। लेकिन तनावुश सीधी सादी है। अगर तुम तनावुश और ताशफीन के बीच आ जाओ तो फायदा हमें ही होगा, क्योंकि ताशफीन भी तो आधी जायदाद का मालिक है। लेकिन अब उसे लग रहा था कि तनावुश भी अब सीधी सादी नहीं रही। वो ट्रे लेकर कमरे से बाहर निकली तो वो उसकी शर्ट इस्त्री करके बेड पर फैलाने लगी। मक्खियां बहुत हैं इस घर में। ज्यादा खुला घूमने की जरूरत नहीं है। कपड़े बाहर बेड पर रखे हैं। और दरवाजा मैं बंद करके जा रही हूँ। हर वक्त आपके साथ नहीं रहूंगी आपकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए। वो बाहर से उसे अच्छा खासा सुनाकर कमरे से निकली थी, जबकि अंदर उसके जलन भरे अंदाज पर वो खुलकर हंसा था। उसका ये अंदाज उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब वो जल्दी जल्दी नहा रहा था ताकि नीचे जा सके। उसका इरादा तनावुश के साथ नाश्ता करने का था, वो भी वारिक के सामने बैठकर, ताकि वारिक को पता चल सके कि वो तनावुश पर क्या हक रखता है। और वो जब चाहे अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा सकता है। और वैसे भी अब वो उसे यहाँ रहने भी नहीं देने वाला था। उसका इरादा आज ही शाम की फ्लाइट से वापस जाने का था। और यही बात वो सबको बताने वाला भी था। वो नाश्ता करने के लिए नीचे आया तो सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि किसी को भी उम्मीद ना थी कि वो नीचे सबके साथ नाश्ता करेगा। जबकि वो तो तनावुश के साथ वाली कुर्सी भी खींचकर बैठ चुका था। जब वारिक ने उन दोनों को घूर कर देखा था, उसका गुस्सा देखकर तनावुश जल्दी से उठने लगी थी। जब ताशफीन ने बाजू पकड़कर उसे वापस अपने करीब बिठाया। क्या हुआ डार्लिंग? क्या करंट लग गया है सीट से जो भाग रही हो? आराम से बैठो, नाश्ता करते हैं। तुमने तो मेरे लिए कुछ बनाया नहीं होगा। खैर मायरा, तुमने क्या बनाया है? वो सारे डोंगों पर से ढक्कन हटाते हुए बेतकल्लुफी से पूछ रहा था। यार, मैंने तो सिर्फ अंडा और पराठा बनाया है, वो भी वारिक के लिए। ये लो अंडा तुम खा लो, पराठा वारिक ही खाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है। और वैसे भी मेरा बनाया गया पराठा सिर्फ वारिक ही खा सकते हैं। वो अपने बनाए नाश्ते को देखती, वारिक के आगे से अंडा हटाते हुए उसे दे चुकी थी। ओह ग्रेट यार, थैंक यू। ये तो शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है। खा के टेस्ट करता हूँ। वो जल्दी जल्दी कांटा लिए उसे चेक करने लगा था। वाह यार, तुम तो यहाँ आकर मास्टर शेफ बन गई हो। क्या कमाल का अंडा बनाया है तुमने। वो खुलकर उसकी तारीफ करने लगा तो मायरा ने वारिक को इशारा किया था और अपने काम की दाद चाहिए थी, जबकि वो नफी में सर हिलाता अपना पराठा खाने लगा था। तुम भी खाओ ना, देखो कितना अच्छा बनाया है तुम्हारी भाभी ने, तारीफ करो उसकी।
वो थोड़ा सा अंडा तोड़कर जबरदस्ती तनावुश के मुंह में भी डाल चुका था, जबकि उसकी इस बेबाक हरकत पर सदफ और खाला का तो मुंह खुल गया, जबकि अम्मा नजरें झुकाकर हंस दी थी। ये सारी हरकतें ना कमरे के अंदर अच्छी लगती हैं ताशफीन बेटा। तुम्हें इस घर के उसूल पता नहीं है। खाला ने बोलना जरूरी समझा था। घर के उसूल घर के मालिक बनाते हैं, मेहमान नहीं खाला जी। आपको नहीं लगता कि आप घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाती हैं? जिस तरह उनका ठंडे लहजे में तंज आया था, उसने उसी तरह ठंडे लहजे में उसका जवाब दिया था। खैर, हम जा रहे हैं वापस, आज शाम की फ्लाइट से। सोचा बता दूं सबको। उसने सबकी तरफ देखते हुए खासकर वारिक पर नजरें जमाई थी। शौक से जाओ, लेकिन मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वारिक ने फैसला किया था। अच्छा, तो जरा ये बात तुम अपनी बहन से कहो, पूछो ये क्या चाहती है। वो पुरसुकून अंदाज में नाश्ता करते हुए सारी बात तनावुश पर डाल चुका था, क्योंकि कल रात के बाद उसे यकीन था कि अब वो इनकार नहीं करेगी, वरना इनकार का अंजाम वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। कल रात की शिद्दतें उसे भूली तो हरगिज ना होंगी। मैं वही करूंगी जो मेरे भाई कहते हैं ताशफीन। कल भी आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी किसी बात से खौफजदा हो जाऊंगी। मुझे डर नहीं लगता आपसे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरा भाई नहीं चाहेगा। आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो भी पुरसुकून अंदाज में बोली। उसका इतना ठंडा जवाब ताशफीन को सचमुच में हैरान ही तो कर गया था। मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे मेरी बहन से कुछ भी पूछने की जरूरत है। वारिक उठकर खड़ा होते हुए मुस्कुराया था। बकवास करती है ये, इसे तो मैं अपने साथ आज लेकर ही जाऊंगा। ये होती कौन है मेरे साथ ना चलने वाली? बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। जबरदस्ती तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम यहाँ से अकेले ही वापस जाओगे ताशफीन? मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यकीन से कह रहा था। मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ठीक है ताशफीन बेटा, ये तुम दोनों का निजी मामला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब तक तनावुश की अपनी मर्जी नहीं होगी इस घर से जाने की, तब तक तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ये तुमसे रूठ कर आई थी, इस मान के साथ कि तुम उसे मनाने आओगे, और तुम उसे मनाने के बजाय उस पर धौंस जमा रहे हो। इस तरह से रिश्ते नहीं बनते मेरे बच्चे। अगर तुम उसे लेकर जाना चाहते हो तो मनाकर लेकर जाओ। इससे पहले कि उनके बात बढ़ती या लड़ाई शुरू हो जाती, अम्मा ने बीच में बोलकर सारा मामला ही हल कर दिया था। ये अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहेगी, उसने यकीन से कहा था। तो ठीक है, जब ये अपनी मर्जी से आकर हमें कहती है कि उसे अपने शौहर के साथ जाना है, तो हम खुद इसे खुशी खुशी तुम्हारे साथ भेज देंगे। अम्मा ने बात खत्म करते हुए बर्तन उठाकर किचन का रुख किया था, जबकि वो नाराजगी भरी नजर उस पर डालता कमरे की तरफ चला गया था। इतनी बुरी हो तुम तनावुश? अब बैठी टेबल को क्या घूर रही हो? जाकर मनाओ मेरे दोस्त को। मायरा को बड़ा गुस्सा आया था उसकी हरकत पर। तुम्हारा मामला नहीं है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, वारिक ने उससे कहा। आपका मामला नहीं है, आपको भी बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। चले, जाकर तैयार हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? वो उसे घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो एक नजर तनावुश को देखता, उसके झुके हुए सर पे हाथ फेरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या गारंटी है कि आप मेरा काम कर देंगे और बीच में कोई मसला नहीं होगा? ठीक है, जी जी, आप जितने पैसे मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मेरे बाबा ने अपनी 90% जायदाद मेरे नाम की है, मैं उसमें से 50% आपको दूंगा। मैं नहीं जानता कि मेरी 90% जायदाद कितनी है, मैंने कभी इन सब चीजों पर गौर नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा के मुताबिक अगर मेरी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो भी ये दौलत खत्म नहीं होगी। वो फोन कान से लगाए छत पर इधर से उधर घूम रहा था। ठीक है तो डील डन कीजिए, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही अपनी जायदाद के कागजात बनवा लूंगा, लेकिन आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मैं उसे पागल खाने में देखना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
उसने मेरी माँ के आखिरी वक्त में उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया था कि वो अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकी थी। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी माँ को सोचे, सिर्फ मेरी माँ को देखे। आप समझ रहे हैं ना? वो पूरी प्लानिंग कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद इंसान उसे यकीन दिला रहा था कि जैसा वो सोच रहा है, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये क्या, आज तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो? उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट खोलते देखकर वारिक ने पूछा था। हाँ, मैं आज आपके साथ ऑफिस जाने वाली हूँ। आप मुझे ऑफिस से तकरीबन थोड़े से फासले पर उतार दीजिएगा। फिर मैं आगे खुद ही आ जाऊंगी। फजूल में ड्राइवर को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आपने भी वही जाना है और मैंने भी। बात तो दुरुस्त है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें फासले पर क्यों उतारूंगा? मैं तुम्हें अपने ऑफिस के सामने उतारूंगा। हमारी मंजिल भी तो एक ही है ना? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो मायरा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं अब भी किसी को नहीं बताना चाहती कि आप मेरे मिस्टर हस्बैंड हैं। डेढ़ मूंछड़ आप, वहां पर सिर्फ मेरे बॉस हैं और वही रहेंगे। हाँ, लेकिन अपनी उस सेक्रेटरी को कह दीजिएगा कि मुझ पर ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये आप उसे ऑफिस में बार बार क्यों बुलाते हैं? बेहतर होगा कि वो बार बार आपके ऑफिस में ना आए। वरना, उसने वरना कहकर धमकी दी थी, जिस पर वो सर को खम देता मुस्कुरा दिया था। उसका अचानक ये बदला बदला अंदाज वारिक को समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी मोहब्बतों को कबूल कर रही थी, उसके साथ जुड़े रिश्ते को कबूल कर रही थी। वो कोई फजूल बहस नहीं कर रही थी उसके सामने। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो मायरा को ऐसा ही देखना चाहता था। अगर वो उसके साथ इसी तरह सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी खुशी खुशी उसकी हर बात मान सकता था। हाँ, लेकिन सिर्फ जायज बात। रात उसने नाजायज बात की थी। वो उसकी हर बात मान सकता था, लेकिन अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से दूर होकर हरगिज नहीं। वो जानता था वो इब्राहिम से दूर जाने के लिए अलग घर की बात कर रही थी, ना कि सदफ को लेकर उसे कोई इनसिक्योरिटी है। लेकिन उसने उस बात को गलत रंग दे दिया था। वो सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार थी, और वो इब्राहिम को बहुत गलत समझती थी। उसे यकीन था कि वो जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर कर देगा। वो उसे बता पाएगा कि इन सब चीजों में इब्राहिम की कोई गलती नहीं, बल्कि उसके चाचा बदर खान की है। और इसके लिए जरूरी था कि वो उसको समझे। और मायरा का ये अंदाज उसे उम्मीद दिलवा रहा था, सब कुछ ठीक होने की उम्मीद। मिस मायरा, ये टाइम है आपका ऑफिस आने का। आप कल भी गैरहाजिर थी और परसों भी। अभी आपको ज्वाइन किए 2 दिन नहीं हुए कि आपकी छुट्टियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से इस ऑफिस में काम करेगी आप तो माफ कीजिएगा, हमें आप जैसे वर्कर्स की हरगिज जरूरत नहीं है। वो जैसे ही अपने ऑफिस की तरफ जाने लगी, मिस माहम ने उसे रास्ते में ही रोक दिया था। एक तो ये लंबे बालों वाली चुड़ैल उसे इतनी बुरी लगती थी, और ऊपर से वो उतना ही उसके ज्यादा सामने आती थी। यकीनन वारिक ऑफिस आते ही सीधा अपने केबिन में चला गया होगा। वो दरअसल मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। मैं सर को बताकर गई थी, तो इतना खास मसला नहीं हुआ होगा। और वैसे भी शायद आपको पता नहीं है कि सर पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं के अंडर काम करूंगी, किसी और के नहीं। तो आप मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछने का हक नहीं रखती। वो बात खत्म करती अपने केबिन के अंदर चली गई थी, जबकि साथ खड़ा ताहिर तो हैरान रह गया था। माहम का इस ऑफिस पर बहुत दबदबा था। वो 4 साल से वारिक की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, और आज वो सबके सामने मायरा को अच्छा खासा जलील करने का इरादा रखती थी। लेकिन मायरा के जवाब ने उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया था। क्या यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? वो एक नज़र सारे वर्कर्स को देखते हुए चिल्लाई, जिस पर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। वो भी गुस्से से अपने काम में मशगूल हो गई। मिस माहम, आप ऐसा करें कि ये फाइल आप मिस मायरा को दें, और उन्हें कहें कि ये काम आज से उनका है, और उनसे टाइपिंग वाला काम आप ले लीजिएगा। माहम ने उसे फाइल देने के लिए अंदर कदम रखा ही था कि उसने दूसरा हुक्म झाड़ दिया। और एक और बात, आज से आप मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मिस मायरा की सेक्रेटरी हैं। आपका वही काम होगा जो आप करती थी।
लेकिन ऑफिस के अंदर आने जाने का काम उनका होगा। वो उसे तफसील बताते हुए वापस जाने का इशारा कर चुका था, जबकि वो तो हैरान रह गई थी उसके हुक्म पर। वो इस ऑफिस में 4 साल से ये नौकरी कर रही थी, और अब अचानक ही उसका काम वो मायरा को दे रहा था, और वो उसे मायरा की सेक्रेटरी बना रहा था। लेकिन सर, इतने बड़े चेंजेस, वो भी इतना अचानक। मिस मायरा एक अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ना तो वो टाइपिंग कर सकती हैं, और ना ही वो मेरा काम संभाल सकती हैं। आप जानते हैं कि मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ काम करते। वो अभी बोल ही रही थी जब वारिक ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, और हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। मिस माहम, आपसे जितना कहा है आप उतना करें। मैंने कहा है कि वो आपका काम करेगी जो आप इस ऑफिस के अंदर करते हैं, यानी कि मेरे इस ऑफिस के अंदर बाहर के काम आपके ही होंगे। और टाइपिंग मास्टर के लिए आज कुछ इंटरव्यूज रखवाए हैं, आप देख लीजिएगा। आप जाएं, और जाकर मिस मायरा को मेरे कमरे में भेज दें। वो उसे ऑर्डर दे चुका था, जबकि वो बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गई। क्या हुआ मिस माहम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ताहिर उसके करीब आते हुए कहने लगा था, जो काफी गुस्से से उसके ऑफिस से निकलती हुई बाहर आई थी। कुछ ठीक नहीं है ताहिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये लड़की बिल्कुल भी आम लड़की नहीं है, कुछ तो है। उसने एक ही दिन में उसको वो करने पर मजबूर कर दिया, जो आज तक इस ऑफिस में नहीं हुआ। उन्होंने मेरा काम सिर्फ ऑफिस के बाहर तक महदूद कर दिया है। आज से ऑफिस के अंदर के सारे काम वो करेगी, और मैं उस मायरा की सेक्रेटरी हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? उसे तो कोई काम आता ही नहीं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आ रहा था तो मैंने इस लड़की को सर की गाड़ी में बैठे हुए देखा था। थोड़े फासले पर वो गाड़ी से उतर गई थी। उसने एक और इंकशाफ किया था। क्या वो सर के साथ क्यों आई थी? कहीं सर के साथ उसका अफेयर तो नहीं चल रहा? वो अब बात की तह तक जाना चाहती थी। मैं भी कहूँ सर उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं? है तो खूबसूरत, अपनी खूबसूरती का जादू चला दिया होगा, लेकिन देखने में तो शरीफ खानदान की लगती है। लगा नहीं था कि ऐसी होगी। ताहिर साहब ने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उसने कंधे उचका दिए। शरीफ लड़कियां ही होती हैं जो ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखकर ऐसे बड़े बड़े लोगों को फंसाती हैं। बाहर से आए हैं, किसको किस तरह फंसाना है, ये लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। जादू चला ही दिया उसने सर पर। खैर, मैं उसको बता के आती हूँ कि अब से वो सर के ऑफिस में काम किया करेगी, और मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। वैसे बड़ा हाथ मारा है इस लड़की ने। वो अपनी फाइल उठाते हुए उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी थी, जबकि कुछ ऐसी ही सोच ताहिर की भी थी। उसे बाहर कब से आवाज आ रही थी। पहले आवाज हल्की हल्की थी, फिर अचानक तेज होने लगी। वो उठकर बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। डैनी भी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया था। अजीब फ्लैट है, पता नहीं किधर से आवाज आ रही थी। वो इस वक्त ताशफीन के फ्लैट पर ही मौजूद थी। अभी तक उसका घर तैयार नहीं हुआ था। उसने हर तरफ देखा था। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था, जबकि अभी तक ना तो डैनी की कोई खबर थी, और ना ही वो इरफान से राब्ता कर सकी थी। वो वापस आकर कमरे में लेट गई थी। इरादा थोड़ी देर में सो जाने का था, जब उसे बाहर से एक बार फिर से आवाज आई। वो घबरा कर दोबारा बाहर निकली थी। देखा तो अब भी कोई भी नहीं था। वो बालकनी की तरफ आई, जब ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने टीवी ऑन किया हो। दरवाजा तो बंद था, यानी अंदर तो नहीं आ सकता था। वो जल्दी से वापस आई तो देखा, सामने टीवी पर फिल्म चल रही थी। और ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि डैनी के बचपन की फिल्म थी, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ज़ैनब इरफान को अपने पास आने का इशारा करते हुए डैनी को उठाए गोल गोल घूम रही थी। शायद ये वीडियो इरफान ही रिकॉर्ड कर रहा था। शायद वो डैनी के बचपन की कोई बर्थडे की वीडियो थी। लेकिन वो यहाँ कैसे आई थी, और अचानक से कैसे चली थी? वो परेशानी से दरवाजे को देखने लगी, जो अंदर से बंद था, जबकि दूसरी नजर उसकी बालकनी पर खड़ी किसी औरत पर पड़ी थी। वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी, लेकिन पीछे से बिल्कुल ज़ैनब की तरह महसूस हो रही थी। उसकी चीख बुलंद हुई थी,
अपने कानों पे हाथ रख के वो जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर नॉक करते हुए इजाजत मांग रही थी, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसे सिर्फ अंदर आने का इशारा करता, अपना सारा काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया था। आप तो दिल के अंदर आ चुकी हैं मोहतरमा। ये दरवाजा क्या चीज है आपके लिए? मेरे दिल के रास्ते भी खुले हैं। वो उठकर खड़ा होते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था, जबकि वो एक अदा से बाल पीछे की तरफ करती उसके पास आ रुकी थी। मिस्टर बॉस, ज्यादा मिस्टर हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बॉस एम्प्लॉय हैं। उसने याद दिलवाया था, जबकि उसके याद करवाने पर वो मुंह बनाते हुए उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। ज्यादा याद दिलवाने की जरूरत नहीं है मिसेस। मैं बॉस बनकर भी तुम्हारे सारे हुकूक अपने पास महफूज रखता हूँ, जिन्हें कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। वो उसके लबों पर अपनी मूंछें रगड़कर बेबाक अंदाज में बोला, वारिक, मैंने आपकी मूंछें काट देनी है कसम से। उफ, इतना दर्द हो रहा है। इससे कम तो कांटे चुभते होंगे। मूंछड़ कहीं के। वो गुस्से से पीछे हटाना चाहती थी, लेकिन वारिक ने उसकी कोशिश को नाकाम बनाकर उसके लबों को कैद कर लिया। ऐसे ही जंगी बिल्ली बनी रहा करो। तुम्हारी फरमाबरदारी हजम नहीं होती। वो खुश हुआ था उसके पुराने अंदाज पर। कोई बहुत ही फजूल किस्म के इंसान है आप वारिक। उसकी जुर्रत पर वो मजीद बरहम हुई थी, जबकि वो ढीठों की तरह अपनी हरकत पर हंस रहा था। वैसे जानू, तुम यहाँ किसी काम के लिए आए या फिर अपना दीदार करवाने आए हो? खैर, वजह कोई भी हो, तुम्हें देखकर मेरे लबों को कुछ हो गया है। बार बार तुम्हारे होंठों को चूमने की जिद कर रहे हैं। जरा पास आओ। इन बेचारे होंठों को समझाओ कि तुम सिर्फ एक वर्कर हो इस ऑफिस की, मेरी बीवी नहीं जिसके होंठों को चूमकर मैं अपने बेबाक लबों को सुकून दे सकूं। वो बहुत मासूमियत से उससे अपना मसला बयान कर रहा था, जबकि उसके अंदाज पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। हंसना बंद करो, मेरे होंठों का कुछ करो। बता तो रहा हूँ कि उन्हें कुछ हो गया है। वो फिर से मासूमियत से बोला था, ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर या आपकी इस शक्ल पर बिल्कुल कोई तरस नहीं आता, और आपके इन मूंछों वाले होंठों पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो अभी बोल ही रही थी जब उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके सामने सब कुछ घूमकर रह गया है। उसने अचानक वारिक के सीने पर शर्ट को थामते हुए अपना सर उसके सीने से लगाया था। वारिक, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसके सीने से लगते हुए वो परेशानी से बोली तो वो भी परेशान होता, उसे अपने करीब करते हुए अपनी कुर्सी के करीब लाता, वहां बिठा चुका था। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वो खुद भी परेशान था, लेकिन उसे सहारा देते हुए बोल रहा था, मैं ठीक हूँ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथ से फोन लेती वापस रख गई। मेरे ख्याल में हमें चेकअप करवा लेना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो उसके गाल खींचती हुई मुस्कुराई थी। अच्छा, तो तुम ठीक हो तो हम कहाँ थे? वो उसे अपनी कुर्सी पर बैठाए, खुद उसके सामने जमीन पर बैठा था। उसकी बात पर उसकी फिर से हंसी निकल गई। आप हमेशा से ऐसे ही छिछोरे बॉस थे या मेरे इस ऑफिस में आने के बाद हुए हैं? वो सवाल करने लगी। मैंने कहा ना, मेरे ये सारे जराथीम तुम्हें देखकर ही जागते हैं। तुमसे पहले मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान था। वो यकीन दिला रहा था। चले, मान ली आपकी बात। वो बात खत्म करते हुए बोली, अगर मान ली है तो करो इलाज। मेरे होंठ तुम्हें देखकर ऐसे क्यों हो जाते हैं? मुझे इसका हल चाहिए। वो उसे खुद पर झुकाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर चुका था। जब अचानक दरवाजा खुला, माहम के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। वो बॉस वाली कुर्सी पर बैठी थी, जबकि वो जमीन पर बैठा उसे किस कर रहा था। उसके अचानक आने पर वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे हटते हुए उठकर खड़े हो गए थे। मिस माहम, ये क्या तरीका है कमरे में आने का? कम अज कम आप अंदर आने से पहले नॉक तो कर सकती थी ना। वो गुस्सा हुआ था अपने इस तरह के प्राइवेट मूवमेंट में डिस्टरबेंस पर। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप अंदर क्या कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ।
मैं आइंदा कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह से डिस्टर्ब ना करूं। मैं ये फाइल आपको फिर दिखा दूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। वो कहकर फौरन ही वापस पलट गई थी, जबकि उसके जाते ही वारिक ने मायरा की तरफ देखा था, जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी घबराहट को वो समझ नहीं सका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी से जाओ। तुम ऊपर कमरे में देख नहीं रही थी? तुम्हारा शौहर कितना गुस्सा है। वो यकीनन तुमसे नाराज होगा। शौहर को रूठा छोड़कर कैसे बेफिक्र घूम रही हो। लगता है मेरे जूते भूल गए हैं। चलो जल्दी से जाकर उसे मनाओ। वो वहीं बाहर बैठी अपनी ही सोचों में मशगूल थी जब ताए अम्मी ने उसे देखा। नहीं ताए अम्मी, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप नहीं जानती, उन्हें इस वक्त उन्हें छेड़ना शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर है। थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। वो उन्हें समझाते हुए बोली तो ताए अम्मी मुस्कुरा दी। वो बीवी ही क्या जो अपने शौहर का गुस्सा ठंडा ना कर सके। चल जा, जाकर बात कर उससे। थोड़ा सा चीखेगा, चिल्लाएगा, थोड़ा नाराजगी दिखाएगा, फिर मान जाएगा। और वैसे भी अगर शौहर अपनी बीवी की नाराजगी पर उसे मनाने के लिए इतने दूर से यहाँ आ सकता है, तो बीवी का भी फर्ज बनता है कि उसके थोड़े सख्त बोल हंसकर सह ले। ताई अम्मी, अगर बोल होते तो मैं हंसकर पी लेती। यहाँ तो उनकी शिद्दतें हैं जो सहना मुझ गरीब के बस की बात नहीं। वो आधी बात तो काफी ऊंची आवाज में बोली थी, जबकि बाकी लफ्जों को पी गई थी, क्योंकि ताई अम्मी के सामने इस तरह की बेहयाई दिखाना खुद को पिटवाने के बराबर था। क्या मुंह ही मुंह में बोल रही है? जाकर अपने शौहर को मना। और एक और बात, अपने शौहर की हिफाजत कर। हम रिश्तों के नाम पर मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन आंखें और दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। मैं समझी नहीं ताए अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो परेशानी से उनकी तरफ देखने लगी थी। उनकी बात का मतलब क्या था? क्या वो सदफ के बारे में बात कर रही थी? देख बेटा, सदफ इस घर में इसलिए आई थी ताकि वो वारिक के साथ शादी कर सके, उसे अपनी तरफ मुतवज्जिह कर सके। लेकिन वारिक की सोच हमेशा मायरा की तरफ ही रही। वो बचपन से मायरा को ही पसंद करता था, और वो शादी भी उसी के साथ ही करना चाहता था। लेकिन वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदल दिया। मेरी बहन सारी जिंदगी अपना घर ना बसा सकी। उसके होते हुए उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तलाक के डर से मेरी बहन ने सौतन को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती? वो सालों से अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहती आई है। एक हफ्ता अपने घर में रहती तो बाकी सारा वक्त यहाँ पर गुजार लेती थी, जिस पर शौहर को एतराज था। तेरे बड़े ताया उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। मुरव्वत में कभी कह ही ना सके कि अपना घर बसाओ। और फिर शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो उसे बहाना मिल गया यहाँ रहने का। उसे अपने शौहर की मेहनत का वो 2 कमरों वाला मकान पसंद नहीं था। उसका मकसद इब्राहिम और ज़ैनी की तलाक करवाने के बाद इस घर में आने का था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इब्राहिम के इंतकाल के बाद अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक इब्राहिम ने मुझसे निकाह कर लिया, तो उसके ख्वाब ख्वाब ही रह गए। लेकिन इस ख्वाब के साथ उसने एक और ख्वाब देख लिया, वारिक की शादी अपनी बेटी सदफ से करवाकर हमेशा के लिए इस घर में आ जाने का। सदफ ने वारिक को अपनी तरफ मुतवज्जिह करने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसे वापस ना जाना पड़े। इसलिए उसने आगे बीए में एडमिशन लेकर इसी घर में रहना बेहतर समझा। इस दौरान वो वारिक के साथ बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश करती रही। मैंने बहन की इज्जत की खातिर सदफ के साथ वारिक को सोचना शुरू कर दिया, और शायद मैं उसका रिश्ता भी मांग लेती कि तभी वारिक मायरा के साथ शादी करके उसे घर ले आया। बस उसके बाद से सदफ यहीं आ गई है। मैं ये नहीं कहती कि सदफ जो कर रही है उसमें गलती उसकी है। नहीं, मेरी बच्ची, वो तो अपनी माँ की बातों में आ गई है। एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देख रही है। इसमें कुछ गलत नहीं। तुम्हारे ताया अबू सदफ के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो वही काम करना चाहती है जो मेरी बहन करना चाहती थी। जिस तरह वो इब्राहिम और ज़ैनी की तलाक करवाकर उसे इस घर में लाना चाहती थी, उसी तरह अब वो मायरा और वारिक का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है।
जिसमें वो कामयाब ना हो सकी। इसीलिए अब वो जाल बिछा रही है तेरे और ताशफीन के दरमियान। बेहतर है कि तू अपना ख्याल रख। उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में कहा था। ताई अम्मी, आप उन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देती? वो तड़प कर बोली थी। अपने शौहर और अपने रिश्ते के बीच इस तरह की साजिश वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सदफ को इस तरह की हरकत करते हुए भी देख चुकी थी। आज सुबह की ही तो बात थी। वो कितना करीब हो रही थी ताशफीन के। अगर वो ना आती तो ना जाने वो ताशफीन के और कितने करीब आने की कोशिश करती। कहाँ जाए बेचारी तनावुश। तेरे ताया अबा ने पर्दा डाल रखा है तो पर्दा रहने दो। 5 साल पहले मेरी बहन को तलाक हो चुकी है। उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया है। उसका आखिरी सहारा वाहिद ये घर ही है, या फिर अबा की आने वाली पेंशन के 18,000, और 18,000 से जिंदगी नहीं चलती। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तेरी खाला के शौहर ने उन्हें तलाक दे दी है। और इब्राहिम भी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बातें बने। इसीलिए हमने खामोशी इख्तियार कर ली है। एहतियात करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगी। वो उसे समझाकर कमरे से निकल गई थी, जबकि वो फौरन ही उठकर ताशफीन के कमरे की तरफ जाने लगी थी। उसका कोई इरादा ना था अपने शौहर को एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ने का। अब क्या होगा वारिक, उसने तो देख लिया हमें। ये सबको बता देगी कि यहाँ अंदर क्या हो रहा था। सब लोग क्या सोचेंगे। मैं बाहर जा रही हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बाहर जाने लगी थी, जब उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जान, कोई यहाँ कौन होता है कुछ भी सोचने वाला? तुम मेरी बीवी हो, मायरा। तुम्हारे पे उठने वाले हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। वो उसे बेफिक्र कर रहा था। नहीं वारिक, मैंने आपको बताया था ना, मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती। प्लीज कुछ करे वारिक, इससे पहले। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रिलैक्स जान। वो उसे रिलैक्स करता दस्तक की तरफ मुतवज्जे हुआ। कम इन। वो कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठता। बाहर मौजूद इंसान को अंदर आने की इजाजत दे चुका था। जब ताहिर साहब का चेहरा नजर आया। सर, मीटिंग के लिए क्लाइंट्स आ गए हैं। माहम मैम आपको यही बताने के लिए आई थी। तो आ जाएं सर, वैसे भी मीटिंग शुरू करना चाहते हैं वो लोग। वो बात खत्म करते हुए वहां से निकल गए थे, जबकि वो अब तक परेशानी से खड़ी थी। रिलैक्स जान, चलो आओ, मीटिंग अटेंड करते हैं। उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामता उसे बाहर की तरफ ले आया था। वारिक, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी मीटिंग में वकस तो नहीं होते ना? वो परेशानी से बोल रही थी। किसी की औकात नहीं कि वो मिसेज वारिक इब्राहिम के खिलाफ एक लफ्ज भी सोच सके। वो एक झटके में उसे अपने करीब करते हुए उसके निचले लब को अपने अंगूठे से सहलाकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा चुका था। सबने उसकी इस पे बेबाक हरकत को देखा भी था और समझने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ कह नहीं सके थे, क्योंकि वो दोनों सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। हम किसी मामूली एम्प्लॉय के सामने ये मीटिंग करेंगे। आपने तो कहा था कि हमारी इस मीटिंग के दौरान आपकी वकर भी यहाँ पर मौजूद नहीं होंगी। वो क्लाइंट्स एक नज़र मायरा को देखते हुए माहम की मौजूदगी को भी नोट कर चुके थे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी बाहर का एम्प्लॉय यहाँ शामिल नहीं है। मिस माहम मेरी सेक्रेटरी हैं और ये मुझे हेल्प करेगी। बाकी मिस मायरा हमारी कंपनी में पार्टनरशिप रखती हैं, तो उनका इस मीटिंग में रहना बेहद जरूरी है। उसने मायरा को देखते हुए उनसे कहा था। अच्छा, तो ये पार्टनरशिप रखती हैं। हेलो मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपकी कितनी की कितनी पार्टनरशिप है मिस मायरा इस कंपनी में? मेरा मतलब है मैं जानना चाहूंगा कि इस मीटिंग में आपका होना कितना जरूरी है। अचानक ही सामने बैठे क्लाइंट्स का लहजा बदल गया था, जैसे किसी नौकर से नहीं, अब मालिक से बात कर रहे हों। लेकिन वो जानती थी, उसका 13% सुनते ही उनका लहजा फिर से बदल जाएगा। ये यहाँ की 70% की मालकिन होती है। और अब अगर आपने प्रॉपर्टी का एस्टिमेट लगा लिया हो तो हम मीटिंग शुरू करें। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको मिस मायरा की मौजूदगी से कोई मसला होगा।
वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो फौरन हाँ में सर हिलाते मीटिंग की शुरुआत कर चुके थे, जबकि माहम पर तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? वो आधी से ज्यादा अंदर झांकते हुए उसे देख रही थी। ताशफीन ने एक निगाह उठाकर उसे देखा और फिर चेहरा फेरते हुए अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। हाय अल्लाह ताशफीन, आप यकीन करेंगे, मैं चाहती थी कि आप ऐसे ही मुझसे रूठें और फिर मैं आपको मनाऊं। वो दरवाजा बंद करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। वहीं रुक जाओ और इधर ही दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मेरे सामने आने की गलती मत करना, वरना इतने थप्पड़ लगाऊंगा ना कि मुंह सूज जाएगा तुम्हारा। वो बेहद गुस्से से काफी ऊंची आवाज में बोला था। जब उसने करीब आते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर उसे आवाज कम करने का इशारा किया था। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच की लड़ाई बाहर जाए। कितना ऊंचा बोल रहे हैं आप ताशफीन? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा कि आप अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं? वो रूठेपन से मजीद उसके करीब हुई थी। ताशफीन ने घूरा था। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तनावुश। निकलो यहाँ से बाहर। वो इस दफा गुस्से से गराया था। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेंगे? रोकेंगे मुझे पास आने से? वो उसके इतने करीब आ गई, इतने करीब कि ताशफीन को उसकी सांसों का लम्स अपने सीने पर महसूस हुआ। उसे यकीन ना था कि उसकी बीवी उसके इतने पास भी आ सकती है। वो उसके सीने पे सर रखे, उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी, जबकि वो बेड क्राउन से टेक लगाए बेड पर लेटा हुआ था। तुम्हें लगता है कि इस तरह की कोई भी हरकत करके तुम मुझे मना लोगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके दिल के मकाम पर अब अपनी उंगलियों से हरकत करते हुए वो अपना नाम लिख रही थी। जब ताशफीन ने उसका हाथ हटाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। नाराज है मुझसे? वो मजीद उसके पास होते हुए उसकी गर्दन को अपने बाजुओं के हिसार में ले चुकी थी। उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। थप्पड़ खाओगी? पीछे हटो। वो उसे छुए बिना धमकी देते हुए बोला। आप मारेंगे मुझे? वो उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोलते हुए जरूरत से ज्यादा बेबाक होने की कोशिश कर रही थी। तनावुश, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो काफी गुस्से से बोला था। जब उसके लबों का लम्स अपने सीने पर दिल के मकाम पर महसूस करके खामोश हो गया। उसकी बेबाक जुर्रतें ताशफीन के सोए हुए जज्बात को अंगड़ाए ले बेदार कर रही थी। मैं सॉरी बोलूंगी, तब भी आप नाराज रहेंगे, माफ नहीं करेंगे अपनी प्यारी सी बीवी को। वो मासूमियत से उसके सीने को चूम चुकी थी। ताशफीन का गुस्सा अपने आप कम होने लगा। मेरे साथ वापस चलो, उसे एक झटके से पीछे करते हुए जैसे उसने शर्त रखी थी। हाँ, वापस चलो, ताकि वहाँ आधी नंगी टांगों वाली गोरियां देख सके आप। सब पता है मुझे, वरना वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं? वो उसके हाथ अपने कंधों से हटाते हुए फिर से उसके सीने पे अपना सर रख चुकी थी। तनावुश, मैं मजाक के मूड में हरगिज नहीं हूँ। वो गुस्से से बोला था। हाँ जी, आप कहाँ मजाक के मूड में होते हैं? आप तो हर वक्त रोमांटिक मूड में होते हैं। उसके गाल पर अपने लब रखते हुए वो उसके होठों को अपनी नाजुक उंगलियों से छू रही थी। क्यों अपनी जान मुश्किल में डालना चाहती हो? लगता है गुजरी रात भूल गई हो। उसने घूरा था। वो सारी रात मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, लेकिन इस वक्त मैं इस हसीन सुबह की बात कर रही हूँ। उसके चेहरे को अपने नाजुक हाथों में थामते हुए उसने आज वो हरकत करने की कोशिश की थी जो शायद वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ताशफीन उसकी पेशकदमी पर खुद ही उसके करीब होते हुए उसके चेहरे पर झुक गया था। वो इस तरह से उसकी बाहों में समट आई थी, जबकि उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए वो उसे बेड पर लिटाता, पूरी तरह से उसके लबों को कैद करते हुए अपनी नाराजगी भुलाए उसके वजूद में खोने लगा था। उसका हाथ उसके नाजुक वजूद पर अपना लम्स छोड़ता, उसे खुद में कैद करता जा रहा था। वो अपनी नाराजगी भुलाकर पूरी तरह उसके वजूद को अपनी कैद में ले गया। उसकी सांसों को कैद किए वो बेकरारी की हदें पार करता जा रहा था। उसकी बाहों में कैद, उसकी शिद्दतों पर वो फड़फड़ा कर रह गई। उसके चेहरे से बाल हटाते हुए वो बार बार उसके नाजुक सुर्ख गाल पर अपने बेलगाम लबों का लम्स छोड़ रहा था। वो काफी देर से उसकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो खामोशी से आंखें बंद किए उसके बेबाक लम्स और जुर्रतों को महसूस कर रही थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी।
और उसकी खामोशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब अचानक ही उसने अपने दांतों से हल्का सा उसके गाल को काटा। इग्नोर कर रही थी मुझे, मेरे लम्स को। उसके घूरने पर वो मजीद घूरते हुए शेर हुआ। नहीं ताशफीन, मैं आपको इग्नोर करके कहाँ जाऊंगी? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? हालांकि आप कब से मुझे यूं ही अपनी बाहों में कैद किए शरारतें किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे कमरे से बाहर भी नहीं जाने दे रहे आप। और मैं तो इतनी फर्माबरदार और अच्छी बीवी की तरह आपके लम्स को खामोशी से महसूस कर रही हूँ। उसने फौरन उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए सच बताया था। और साथ में ये भी कह दिया था कि वो बहुत अच्छी और फर्माबरदार बीवी है जो उसके कमरे से बाहर ना जाने की इजाजत पर भी खामोशी से उसकी बाहों में कैद है। और बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही बाहर जाने की। और उसकी शिद्दतों को भी खामोशी से सह रही है। यहाँ तक कि उसने शर्ट भी अब तक ताशफीन की ही पहन रखी थी। ताशफीन ने उसकी फर्माबरदारी पर दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाई थी। सदके जाऊं इस फर्माबरदार बीवी पर जिसको ये सारी फर्माबरदारियां सिर्फ तब याद आती हैं जब अपने शौहर से कोई काम निकलवाना होता है। वैसे आई क्यों थी तुम मेरे कमरे में? अब इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं जो मुझे मनाने के लिए आए हो। वो उससे काफी बदगुमान था। तनावुश को अफसोस हुआ। कसम ले लें, आपको मनाने के लिए आई थी। और मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मनाया है। वो अपनी थोड़ी देर पहले वाली बेबाकियों पर खुद ही शर्मा दी थी। जान, कसम से इतने अच्छे से मनाया है कि ऐसे ही तुम मुझे रोज मनाओ तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाऊंगा। फिर क्या ख्याल है, रोज मनाओगी मुझे इसी तरह? उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ते हुए वो शरारत से बोला था। आप मुझसे रोज तो नाराज होते नहीं। और अगर होंगी तो मैं मना लूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली तो वो मजीद उसके करीब होते हुए उसके कंधे पर अपने बेबाक लबों का लम्स छोड़ने लगा। मान ली तुम्हारी शर्त। वादा, जो कहोगी वो करूंगा। वो उसकी शर्त सुने बिना ही अपनी बेकरारियां उस पर अयां करने लगा। मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पर रहें। वापस ना जाएं। मुझे नहीं रहना उस गैर मुल्क में। हमें अपने मुल्क में रहना चाहिए। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक उसकी गर्दन से सर निकालकर उसे घूरने लगा। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? तुम्हारी इस बकवास का क्या मतलब है तनावुश? वो गुस्से से उसे घूरते हुए उठकर बैठ गया था। जबकि वो भी उठकर सीधी होते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ ताशफीन। मुझे वहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ रहना है। अपने मुल्क में, अपने अपनों के पास। अपनों के पास यानी इन लोगों के पास। ये लोग हैं तुम्हारे अपने तो फिर मैं कौन हूँ, बताओ मुझे। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तुम इनके साथ रहना चाहती हो तो मैं कहाँ हूँ तनावुश? क्योंकि इन लोगों के साथ मैं कहीं नहीं हूँ। और ना ही कहीं हो सकता हूँ। आप मेरे साथ हैं ताशफीन। आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपको। वो अभी बोल ही रही थी जब वो उसके करीब से उठते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता तनावुश। और ना ही कभी रहना चाहता हूँ। ये लोग, ये मेरे नहीं हैं। और ना ही ये कभी मेरे हो सकते हैं। ये लोग तब मेरे नहीं थे जब मुझे इनकी जरूरत थी। अब तो मैं एक खुदमुख्तार इंसान हूँ। मुझे इनकी क्या जरूरत है? जो अब मैं इनके साथ आकर रहूंगा। मेरा वो बाप जो हर महीने मुझे एक अच्छी खासी रकम भिजवाकर भूल जाता था कि उसका कोई बेटा है। उस बाप का अब क्या करूंगा मैं? और तुम्हारी ताई अम्मी, तुम नहीं जानती तनावुश, सौतेली माँ क्या होती है। कभी दानियाल से पूछना। उसने सहा है वो दर्द। शुक्र है खुदा का कि मैं यहाँ नहीं था। वरना मुझे भी सारी जिंदगी सौतेलेपन को सहना पड़ता। मैं इन सब से दूर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में सिवाय तुम्हारे और किसी की कोई जगह नहीं है। और मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसीलिए अपनी तैयारी करो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वॉशरूम में घुस गया था। जबकि तनावुश अपनी नाकामी पर बस दरवाजे को घूरती रह गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? ज्यादा डांट दिया क्या उसने? वो बाहर आई तो ताई अम्मी अपना काम करती उसी को देख रही थी। जी, सब ठीक है। बस ऐसे ही। उसने मुस्कुराकर बात खत्म करनी चाहिए। ऐसे ही क्या? मुझे कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा?
उन्होंने उसका हाथ थामकर उसे किचन में वहीं रखी कुर्सी पर बिठाया था। ताई अम्मी, मैं उन्हें मना नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पर रहें। हम वापस न्यूयॉर्क ना जाएं। लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बहुत बदगुमान हो गए हैं। उन्हें लगता है कि ये सब प्यार मोहब्बत हर चीज दिखावा है। असल में कुछ भी नहीं। वो ताया अबू की मोहब्बत पर भी शक करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जानबूझकर उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे, सिर्फ उन्हें पैसे भिजवा देते थे। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि ताया अब्बू उनसे मोहब्बत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती तो वो बहुत गुस्सा हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा ताए अम्मी, मैं कैसे मनाऊं उन्हें। मैं चाहती हूँ कि वो अपने अपनों के साथ रहें, यहाँ इस घर में रहें। वहाँ दूर परदेश में कौन है उनका? कोई भी नहीं। वहाँ तो एक दरवाजा खटखटाकर कोई मदद भी नहीं मांग सकता। जानती हैं, वहाँ कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं करता। वहाँ मैं 5 महीने तक रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पड़ोसियों का नाम क्या था। वहाँ की जिंदगी बहुत अजीब है। मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती। लेकिन ताशफीन को कैसे मनाऊं? उन्हें कैसे बताऊं कि हमें हमारे मुल्क में रहना चाहिए, ना कि वहाँ? वो बहुत उदासी से बोल रही थी। मेरी जान, वो बहुत जिद्दी है। बचपन में भी ऐसा ही था। और अब तो उसकी जिद बहुत बढ़ गई है। अब ना तो उसे अपने बाप से लगाव है और ना ही किसी और से। वो यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया है। तुझे लेकर चला जाएगा। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे मैं कुछ बता पाऊँ या कुछ समझा पाऊँ। वो सोचने समझने के दौर से निकल चुका है। अब वो अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और तेरी बातें मानता भी है। तू क्या नहीं करवा सकती? एक मनचाही बीवी अपने शौहर से हर बात मनवाने का हुनर रखती है। अपनी कोशिश जारी रख। अगर नहीं मानता तो फिर खुदा पे छोड़ दे। लेकिन यूं उदास होकर मत बैठ। तेरे भाई भी तुझे देखकर उदास हो गए हैं। वो बाहर खड़े छोटू और अहमद की तरफ इशारा करते हुए बोली तो वो हंसकर उठकर उनकी तरफ चली गई थी। इरादा थोड़ी देर उनके साथ हंस खेलकर उन्हें खुश करने का था, जो उसकी वजह से उदास थे। वो जानबूझकर बहुत लेट घर वापस आया था। घर आकर पहली नजर ही उसकी जैन पर पड़ी थी, जो वही दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी थी। उसके लब मुस्कुरा उठे थे। वो आहिस्ता से उसे उठाकर उसके बेडरूम में लेकर आया था। डियर स्टेप मॉम, आपसे तो पहला झटका ही बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना है आपने। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। अंदर एक शैतानी सी खुशी हो रही थी उसे। इस हालत में देखकर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को डॉक्टर को फोन करने के लिए राजी किया। हालांकि उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था किसी डॉक्टर को बुलाने का। वो तो बस उसे इसी हालत में तड़प तड़प कर मरते देखना चाहता था। लेकिन फिलहाल उसने अपने बाबा को भी जवाब देना था। डॉक्टर को बुलाकर वो उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आ भी गया था और उसका चेकअप भी कर दिया था। डॉक्टर के मुताबिक वो किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। और वो किस चीज से खौफजदा थी, ये तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। डॉक्टर को छोड़कर आने के बाद जब वो वापस आया तो वो उसी के कमरे में आकर बैठ गया था। उसने अपने बाबा को फोन करके बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जब घर आया तो वो उसे दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी मिली थी। बाबा भी काफी परेशान हो गए थे, जबकि वो उन्हें रिलैक्स कर रहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं मैम का ख्याल रखूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी वो बात करके फारिग हुआ ही था जब देखा कि जैन को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा है। वो उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ था आपको? मैं घर आया तो आप दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी थी। मैं आपको यहाँ लेकर अंदर आया और फिर डॉक्टर को बुलाया। क्या हुआ था? डॉक्टर का कहना है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। वो काफी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। सब जानती हूँ मैं। ये सब कुछ तुम करवा रहे हो ना? तुमने ही करवाया है। मुझे पता है। तुमने ही वहां पर वो वीडियो ऑन की थी। मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल कर दोगे? मैं तुम्हारी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी।
जबकि डैनी हैरत से उसे देख रहा था, जैसे कुछ जानता ही ना हो। आप क्या क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सी वीडियो की बात कर रही हैं आप? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा था। उसी वीडियो की बात कर रही हूँ जो तुमने बाहर प्ले की थी। ज़ैनब और अपने बचपन की। और कोई औरत वहां बालकनी में खड़ी थी, जो बिल्कुल ज़ैनब की तरह लग रही थी। मैं जानती हूँ, वो औरत भी तुमने बुक करवाई है। क्या लगा था तुम्हें? मैं डर जाऊंगी। मैं तुम्हारी चाल को कामयाब होने दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखना। वो लग तो काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी गुस्से से उससे बात कर रही थी, जैसे उसकी चाल को पकड़ना चाहती हो। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। मेरा दिमाग खराब है जो मैं इस तरह की कोई हरकत करूंगा। आपको लगता है कि मैं इस तरह के कामों पर उतर आऊंगा? क्यों? कोई छोटी बच्ची है आप जो इस तरह से आपको डराऊंगा? फिक्र ना करें। मैं अपनी माँ की मौत का बदला आपको जान से मारकर ले लूंगा, लेकिन आपके साथ इस तरह का कोई गेम नहीं खेलूंगा। खाना खाएंगी आप? मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने कोई जवाब ना दिया, जबकि वो इग्नोर करते हुए किचन में आ गया था। कब गई थी तुम? वो खाना बनाते हुए फोन कान से लगाए पूछने लगा। जैसे ही तुम्हारी सटेप मदर बेहोश हुई, मैं वहां से निकल गई थी। मैं तो खुद इतनी ज्यादा डर गई थी कि तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हारी सटेप मदर इतने जोर से चीखती है ना कि हद नहीं। मैं पहले बता रही हूँ, मैं इसके बाद अकेले में तुम्हारी मैम के साथ नहीं रहूंगी। मुझे खुद डर लगने लगा था। वो काफी सहमे हुए अंदाज में बोली तो डैनी का कहका बुलंद हुआ। तुम भी ना निशा, हद करती हो। तुम तो कह रही थी कि तुम हर तरह की एक्टिंग कर लेती हो। कोई मसला नहीं होगा। और अब तुम पहले ही सीन के बाद मेरा साथ छोड़ रही हो। वो थोड़ा उदास हुआ था। अरे स्टूपिड, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही। बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी मैम चीखती बहुत हैं। पता नहीं ये पागल होंगी या नहीं, लेकिन इनकी चीखें सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कब मिल रहे हो मुझसे? तुमने कहा था कि अपने फादर के आते ही तुम उन्हें मेरे घर भेजोगे। कब तक आ रहे हैं तुम्हारे फादर मेरे घर में? मेरी शादी की बातें चल रही हैं। मेरी जान, तुम्हें देखकर पहला झटका तो मेरे बाबा को लगेगा, और दूसरा झटका उस औरत को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि ये मुझसे कह रही थी कि बालकनी में कोई ज़ैनब जैसी औरत खड़ी थी। तुम्हें देखकर ही तो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। और तुम फिक्र मत करो, इस ज़ैनब जैसी औरत को मैं बहुत जल्द अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। और इससे पहले इस औरत को मैं अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। तुम बस मेरा ये काम कर दो, और फिर मेरे बाबा तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। वो सब कुछ तो ठीक है दानियाल, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारे बाबा को मैं पसंद तो आऊंगी ना? और तुम्हारी बहन तनावुश को? वो काफी नर्वस लग रही थी, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। नादान लड़की, तुम मुझे पसंद हो, और मेरी पसंद सबको पसंद है। बस अपनी चूलें मत मारना मेरी फैमिली के सामने। बाकी रिश्ता तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पक्का है। वो यकीन से कहते हुए खाने की ट्रे कमरे की तरफ ले जाने लगा था। ये लीजिए, आप खाना खा लें। मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। वो ट्रे उसके सामने रखता हुआ वही साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया था, ताकि खाने के बाद उसे दवाइयां भी खिला सके। मैंने कहा ना, मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे बाबा के घर आते ही मैं उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए भेज दूंगा, और फिर बस धूमधाम से हमारी शादी हो जाएगी। वो पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था, जबकि जैन उसे सुन रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, और वो उससे शादी का भी इरादा रखता था। उसके अंदाज से तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस तरह की हरकत उसने की है। और वैसे भी उसकी एक आदत थी, वो बचपन से ही अपनी हर गलती को फौरन कबूल कर लेता था। हद है मिसेज इरफान, आपको पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे घूर रही है मुझे। मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में। जैन के मुसलसल खुद को घूरने पर वो उकताकर उसके सामने से उठता, सामने वाले कमरे में चला गया था।
जबकि ज़ैन नफ़ी में सर हिलाती खाना खाने लगी थी। लेकिन डर भी था कि कहीं उसने इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो अपने बाप को हर चीज़ का जवाब देगा। और यहाँ तो कोई और है भी नहीं जो उसके खाने में जहर मिलाएगा। तो डैनी से इस तरह की हरकत की वो उम्मीद नहीं कर सकती थी। ताशफीन, आप कहीं जा रहे हैं? वो कमरे से निकलता सीढ़ियों से उतरकर सीधा बाहर की तरफ जाने लगा था जब उसने पुकार लिया। टिकट्स का इंतजाम करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो कहकर आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा था जब उसने उसे फिर से रोक लिया। मत करे ताशफीन ऐसा। मैं नहीं जाना चाहती। आपको क्यों समझ में नहीं आता? आपको जाना है ना तो आप अकेले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। वो फिर से जिद पर उतर आई थी जब ताशफीन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। भाड़ में जाओ तुम। बहुत नखरे बर्दाश्त कर लिए मैंने। तुम्हें नहीं आना ना मेरे साथ। मत आओ। मैं अकेले चला जाऊंगा। मर नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो गुस्से से कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगा था, जबकि तनावुश की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गई थी। अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका सर बुरी तरह से चकराया था और वो लम्हे में जमीन बोस हो गई। छोटू और अहमद भागते हुए उसकी तरफ आए थे, जबकि उन दोनों को बाहर से भागकर अंदर की तरफ जाते देखकर ताशफीन ने भी मुड़कर देखा था, जहां वो उसे जमीन पर गिरी नजर आई। अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, हर चीज भुलाए वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा था। ताशफीन उसके बिल्कुल साथ ही सरहाने के करीब बैठा हुआ था, जबकि अम्मा और बाबा वही कमरे में मौजूद थे। ताशफीन इस वक्त बहुत परेशान था। उसके बेहोश होने पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने कहा कि डॉक्टर घर पर ही आ जाएगी। इस वक्त इतना कंफ्यूज हो गया था कि अम्मा के कहने पर सिर्फ हमें सर हिलाते हुए वो उसे अपने ही कमरे में ले आया था, जहां अगले 15 मिनट में डॉक्टर आ गई थी और उसे चेक करने के बाद उनको कमरे में बुला लिया था। वो सभी अंदर आ गए। तनावुश को होश आ चुका था। वो उसके पास आ गया था जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई थी। बहुत बहुत मुबारक हो, खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप करवाने के बाद उन्हें बताया था। वो सभी बेयकीनी की कैफियत में थे। ताशफीन बेहद खुश था, जबकि तनावुश तो नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। और इब्राहिम साहब का बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया में इस खुशखबरी को फैला दें। उनकी मौजूदगी में ताशफीन खुलकर उससे बात नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अम्मा, इब्राहिम साहब और बाकी सबको लेकर बाहर निकल गई थी। इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे कमरे में, जहां वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किए बार बार चूम रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाप बनने जा रहा है। ये एहसास ही बहुत अलग था। वो दोनों ही बेहद कंफ्यूज थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें, जबकि वो शर्माए जा रही थी। थोड़ी देर पहले वाली नाराजगी, गुस्सा, सब कुछ कहीं गायब हो गया था। इस खुशी के सामने सब कुछ बेमोल था।